So now we will continue with the Lebesgue theorem, the remaining part of the Lebesgue theorem. So we will define a set A, which is the intersection of ERS and the union of IXI. What is IXI? This is IXI, that is the closed interval, that is the left neighborhood of XI. अब एक सेट ने दूसरे सेट के इक्वल आना है, एक सेट ने दूसरे सेट क्या होना है, इक्वल होना है. इट मींस एक सेट के सारे पॉइंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए, दूसरे सेट के सारे पॉइंट्स पहले सेट में होने चाहिए. सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट y belongs to AB आर्बिट्ररी पॉइंट. एक पॉइंट ले लिया हमने. अगर यही y पॉइंट जब इसके बीच में आ जाएगा, इस वाले के बीच में आ जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा, सेट्स जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. y लिया A में. अब d plus f of y is greater than r. That is d plus f of y is greater than r. यहां से जो पीछे हमने डिफाइन किया था, ये वाला उठाया हमने, दिस वन, राइट, क्योंकि y किस में आ रहा है हमारा, a में. वो हमने पॉइंट ले लिया और हमें पता है कि d प्लस जो होगा फॉर एनी पॉइंट्स, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है बेटा, क्लोज इंटरवल ए बी में से आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है. तो अगर then there is an arbitrary small a. अब यहाँ पे जो नेबरहुड है, दिस इज द राइट नेबरहुड ऑफ, ये y की राइट नेबरहुड है. अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y प्लस k. It is there is an arbitrary small interval corresponding to this by the definition of जो हमने ली है upper right derivative. It is contained in IXI for some I running from 1 to n such that यहाँ पे Diniz derivative का फॉर्मूला लगा दिया. It is greater than r, that is f of y plus k minus f of y is greater than k. So in this way we can obtain a Vitelli cover I star of A. y किस में है, a में, और y पॉइंट की, y जितने भी a में पॉइंट्स हैं, they are covered by they are covered by the set of intervals, and that set of intervals is nothing but the Vitelli's cover for a. So then by Vitelli's lemma, there exists a finite disjoint collection jy1, jy2, jym of intervals of I star, so that where jy, it is nothing but the right neighborhood of yj for all j running from 1 to m. So that यहाँ पे ये क्या लगाया हमने लगाया, हम क्या यूज करते होते हैं, विटालीज लेमा. वहां पे ये ई होता है और यहाँ पे होता है यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. जो भी हम यहाँ पे आई लेते हैं, हम यहाँ पे इंटरवल्स की कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, जे वाई आई, फाइनाइट कलेक्शन है आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. सो हियर एंड ए, clearly we can take a जो है, that is contained in the one of the interval of I star. So we can say that m star a is greater than alpha minus epsilon. So what is then? Therefore, m star is greater than and the outer measure of a intersection union j running from 1 to m j yi, it is greater than alpha minus 2 epsilon. अब देखो, जब यहाँ पे ये हमने a का जो मेजर है ये ले लिया, ठीक है जी, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरसेक्शन हो रही है. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन हो जाएगी, देन वी विल से दैट the outer measure of this set is greater than alpha minus 2 epsilon. So where jyi, it is nothing but the right neighborhood of yj. So यहाँ पे हम number 4 implies f of yj plus kj minus f of yj is greater than r kj. ये कहाँ से आया, इस रिजल्ट से आ रहा. अगर y के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है, तो हर yj के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड होगा. आगे इसी रिजल्ट को हमने अप्लाई किया, therefore 4 implies. नाउ अब दोनों तरफ हमने समेशन लगा दी, आई रनिंग फ्रॉम 1 to m, एंड देन व्हाट वी विल से, अब kj, व्हाट इज kj, kj क्या है,
समेशन ऑफ k क्या है, k एक सेट ऑफ आपके पास रेशनल नंबर्स है, ये रेशनल नंबर्स आ गए आर k1 प्लस k2 सोन अप टू kn। k क्या है, क्योंकि r और s जो थे वो रेशनल नंबर्स थे। हेयर यहाँ पे k जो है वो एक एक्सेस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, k1 प्लस k2 सोन अप टू kn। So definitely this will be taken as, we can take here, this is greater than alpha minus 2 epsilon. So but EJY is contained in some IXI. IXI क्या है, बड़ा set of interval है, JYJ उसका एक sub interval है. So therefore we will fix I, and if we sum over those J's for which JYJ is contained in IXI, अगर हम सम करें उन जेस का जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो JYJ इंटरवल्स हैं वो IXI में कंटेन है, तो हमने उनका सम कर दिया, ठीक है, FYJ यहाँ पे सम हो गया, दैट इज लेस देन और इक्वल टू f of xi माइनस f of xi माइनस hi। IXI के इंटरवल्स क्या है, xi टू xi माइनस hi, ये है, ठीक है जी। तो श्योरली इसका जो सम है, अगर ये इसके अंदर कंटेंट है, अगर ये इसके अंदर कंटेंट है, तो इनकी जो फंक्शन वैल्यू के डिफरेंस का सम है वो इसके फंक्शन वैल्यू के डिफरेंस से क्या होगा, कम होगा। Now function is an increasing function summing the right hand side of above are running from 1 to n। वो कह रहे हैं इसको हमने sum up कर दिया right hand side को, summation I running from 1 to n f of xi minus f of xi minus hi, and that is greater than or equal to summation j running from, ये this is the summation j running from 1 to n। अब यहाँ पे ये तो प्लस में है, ये किस में है, ये माइनस में, ये कौन सी नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये yj की, ये y की लेफ्ट नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, y माइनस k एंड हियर इज y। नाउ फ्रॉम 3, 5 एंड 6, बेटा इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n f of xi minus f of xi minus i, this is s into alpha plus epsilon and its value is greater than, अभी आपने ऊपर लिखी greater than 1 minus r into alpha minus 2 epsilon, right? So then what you will get, this result holds for every epsilon greater than 0। तो आप यहाँ लिखेंगे let epsilon tending to 0 positive, so you are left with s, ये रह गया, यहाँ से ये 0 हो गया, और हम लिमिट्स लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, ये बन गया r अल्फा। So now it implies s is less than r, so it implies alpha is equal to 0। जब अल्फा ही 0 हो गया, it implies measure of ERS is equal to 0, क्योंकि हम measure of ERS जो है वो क्या सपोज करके चले हैं, अल्फा सपोज करके चले हैं, ठीक है जी। So it implies m star ERS is equal to 0 and E, which is the union of ERS, that is it implies its measure is equal to 0। अगर E का measure 0 आ गया तो F का भी उसी तरह 0 है, जितने हमने सेट बनाए हैं सबका measure क्या है, 0 है, right? So therefore gx is equal to, gx क्या बनेगा बेटा, that is the derivative। So limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is defined almost everywhere on P। Therefore इसकी जो limiting value है वो हर तरफ डिफाइन होगी, that is f is differentiable whenever g is finite। अब जब आपने यहाँ पे m star e is equal to 0 प्रूव कर दिया, it implies on those points you can write where f is not differentiable has measure 0, you can add here। So इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया,
where g is finite. So now अब जो लास्ट रिजल्ट है, जो आपने इंटेग्रल लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्रूव करना है, सो उसके लिए आगे बढ़ेंगे. अब जी एन डिफाइन किया, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाय एन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन एन. नाउ वेयर वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. वो कह रहे हैं कि अगर x जो है या b से बड़ा है या b के इक्वल है, क्योंकि इंटरवल ही कहाँ तक है बेटा, b तक है, तो फंक्शन की वैल्यू हमने क्या लेके चली, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू है, या तो वो एफ ऑफ ए है या एफ ऑफ बी है, क्योंकि इंटरवल ही a to b है. As function is increasing function, so gn is a sequence of non-negative measurable functions such that gn is tending to g almost everywhere in the closed interval a to b. gn किसको कन्वर्ज कर रहा है, जब आप इसको लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू gn लगाएंगे, so this is limit n tends to infinity f of x plus 1 by n minus f of x divided by 1 by n. ठीक है जी. और 1 बाय एन का नाम क्या रखा है आपने, h. 1 बाय एन को अगर आप h लिख लेते हो तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, और ये किसके बराबर है, gx के बराबर है. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी gnx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा. अगर ये डिफरेंशिएबल मेजरेबल फंक्शन है तो gx भी क्या होगा, मेजरेबल. So now we will apply the Fatou's lemma, that is integral of g is less than or equal to limit infimum integral of gn. So you will put the value of g here, limit यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी, इधर आपने gn की वैल्यू पुट कर दी. लिमिट्स जो है यहाँ पे हमने ये देखिए n n ले लिया ना, b प्लस वन बाई एन यहाँ पे ऐड कर दिया, और सब्सिट्यूटिंग x प्लस वन बाई एन टू t. एक्चुअली है क्या किया गया है, x प्लस वन बाई एन को हमने t पुट कर दिया. जब x प्लस वन बाई एन को t पुट कर दिया तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, राइट. सो दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, यू कैन डू बाय योरसेल्फ. ये देखो फिर आपने ये लिमिट्स जो वेरिएबल है वो चेंज कर दिया. सो a प्लस वन बाई एन से b से b प्लस वन बाई एन, then a to a plus 1 by n, a plus 1 by n to b. तो इस तरह से बीच में ये इंट्रोड्यूस कर लिया. Then you will solve it, and where f of x is equal to f of b for all x greater than or equal to b. b और b से ज्यादा की वैल्यू के लिए, ये देखो b और b से ज्यादा की वैल्यू के लिए आंसर कितना आएगा, f of b. So you will solve it, and finally what you will get f of b minus f of a, which is less than infinity. Therefore, g is integrable, hence finite almost everywhere in the closed interval a to b. Thus, f is differentiable almost everywhere, and g, देखो हम g क्या ले रहे थे, what is g? g is equal to limit n tends to infinity f of x plus h divided by n, and this is nothing but f dash x. So this we want to